चलो देखो, हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रेजेंटेशन। मतलब ऑर्गेनिक के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसको तुम हाइड्रोकार्बन बोल रहे थे, जो ये सी इस पे एच लगा के, या फिर ये वाले, ये सब पढ़ रहे थे ना हम लोग। इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है। हाइड्रोकार्बन में हमने अभी तक क्या पढ़ा था? मैंने तुम्हें बताया था इसको लाइन रिप्रेजेंटेशन में हम लोग कैसे बताएंगे। देखो, ये सही है या गलत है? तो फिर सही क्या है, ये वाला? देखो, एक कार्बन, एक डॉट, बीच का एक कार्बन, एक और डॉट, तीसरा कार्बन, एक और डॉट, बीच में लाइन से जोड़ दिया तो क्या बन गया? एक लाइन बन गई ना ऐसे, एक पॉइंट के साथ। तो जो मैंने दूसरी बार में लिखा था वो सही था, ये वाला, था कि नहीं? ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसी के ऊपर, जैसे देखो इनके नाम सुन लो अब तुम। जैसे ये लाइन वाला जो तुमने बनाया है अभी, इसको बोलते हैं लाइन रिप्रेजेंटेशन। मतलब लाइन के तरीके से दर्शाना, लाइन रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, लिख लो, इसका नाम लिख लो, लाइन रिप्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं। ये तुम्हारा ओपन खोल के लिखना। एक और बोलता हूं तुम्हें, CH3, CH2, CH2, CH3। एक हो गया CH3, CH2, CH3। ये तुम्हारा होता है कंडेंस, कंडेंस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये बॉन्ड लाइन मैक्सिमम यही वाला यूज होगा। और एक और रिप्रेजेंटेशन होता है, वो मैं तुम्हें अभी बनवा देता हूं, उसको बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर्स। लुईस आदमी का नाम है, इसका हिंदी नहीं होगा कुछ। जैसे सुरेश, महेश, ये नाम होते हैं, वैसे इसका भी नाम लुईस है। स्ट्रक्चर मतलब होता है, स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर का क्या मतलब? नहीं, देखो, तुम लोग ये बना रहे हो CH2, CH3, इसको पूरे को जो ये प्रारूप बन रहा है तुम्हारा, इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। कोई भी तुम कार्बन और हाइड्रोजन जोड़ के कुछ भी बनाओगे ना, वो तुम्हारी स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मतलब होता है ढांचा। हाँ, संरचना या ढांचा। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब होता है ढांचा, तुम्हारा फ्रेमवर्क। किसी ने घर पे ईंट पत्थर का काम होते हुए देखा है? किसी के घर पे कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है? तो तुम देखते हो ना, पहले दीवार से पहले एक ढांचा बनाते हैं, उसके बाद ही तो घर तैयार होता है ना। तो ये स्ट्रक्चर्स होती हैं। स्ट्रक्चर मतलब ढांचा होता है तुम्हारा। ठीक है, और लाइन का मतलब रेखा होता है, रेखा। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है दर्शाना। लाइन मतलब होता है रेखा। देखो, तुम लोगों ने अभी तक क्या देखा है? तुमने अभी तक देखा है ये बनाना किससे? इनसे। इसको इसमें बदलना सीख लिया है? इसको इसमें बदल सकते हो? बताओ, इसको इसमें बदल सकते हो ना? ठीक है। एक, जैसे मैं ये लिख दूं CH3, CH2, 2 CH3, इसको इसमें बदल सकते हो इस वाले में। मतलब यहां पे देखो, मैंने बाहर एक्स्ट्रा दो लगा दिया, ब्रैकेट लगा के बाहर दो लगाने का मतलब होता है ये दो बार है। सब मैथ्स वाला रूल है सारा का सारा। तो इसको खोल के कैसे लिखोगे?
इससे ये सब बना सकते हो। अब इसको इसमें बदल सकते हो, ये वाले में, ये हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब जैसे ये तो देख लिया, अब तुम्हें एक स्ट्रक्चर और आती है, लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर में क्या होता है? लुईस स्ट्रक्चर में होता है जो एटम्स होते हैं ना, एटम्स, मैंने तुम्हें बताया था किसी भी एटम के बाहरी कक्षक में दो, आठ, दो, आठ या 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्थायी होने के लिए, ये बताया था ना। तो तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षक में एक है, तो इसको मैक्सिमम कितने चाहिए स्थायी होने के लिए? दो। हीलियम में पहले से दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी दो ही चाहिए, तो दो है तो ये स्थायी हो गया। लिथियम 3 नंबर पे आता है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है बाहर, तो दो तो कैंसिल हो गया, दो तो हम देखेंगे नहीं, तो फिर डायरेक्ट 3 से इसको कितने चाहिए बाहरी कक्षक में टोटल? या तो 8 चाहिए, या फिर ये 3 - 1 = 2 भी तो हो सकता है ना। एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे जो एक्स्ट्रा है, तो स्थायी हो जाएगा, है कि नहीं? तो ऐसे करके लुईस ने क्या बोला, जिसके बाहरी कक्षक में, जिसके बाहरी कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें साथ में दर्शाना। जैसे लिख के बताता हूं, मैंने लिखा CH3CH2OH, ऑक्सीजन कितने नंबर पे होता है? 8 नंबर पे होता है। बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। बताओ भाई, ऑक्सीजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन? देखो, दो, दो, दो। ये कौन था? कार्बन। ऑक्सीजन ये 6 नंबर पे था, ये वाला 8 नंबर पे। 8 नंबर मतलब बाहरी कक्षक में दो बढ़ा दिए, तो बाहरी कक्षक में टोटल कितने हो गए? 6, है कि नहीं? अब होगा क्या, इसके बाहरी कक्षक में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, इसको स्थायी होने के लिए दूसरों से कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे? 2। शाबाश, इसको बाहरी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो देखो, अब मैंने ये वाला बनाया ना, यहाँ पे इसको फिर से साफ लिख देता हूं, CH3CH2C, सॉरी, OH। तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसने इधर किसी के साथ ले लिया, एक इसने किसी के साथ इधर ले लिया, ले लिया, दिखाई दे रहा ना? एक आबंद इधर बना लिया, एक आबंद इधर बना लिया। बच कितने गए बाहरी कक्षक में 8 होने के बाद? तो दो ये यहां पे हैं, दो यहां पे हैं, तो बच कितने गए? दो, दो, चार। तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को एटम के साथ दर्शाना तुम्हारी लुईस स्ट्रक्चर होती है। समझ में आया? अब हर बार तो हम ऐसे गिन के देखेंगे नहीं, हर एक एटम के लिए, ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा ना, है कि नहीं? तो एक आसान सा तरीका बता देता हूं। पहले तुम 10 से 15 तक एटम देख लो जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने लिखने होते हैं। हर बार तुम कैलकुलेट करके नहीं देखोगे, आसान हो जाएगा जीवन। देखो, कार्बन के हाइड्रोजन जुड़ा होगा, तो कार्बन कार्बन के पास टोटल 4 होने चाहिए, तो कार्बन 4 आबंध बनाएगा ही बनाएगा। हाइड्रोजन के पास 2 होने चाहिए, तो दो, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, क्योंकि एक ये वाला कार्बन दे रहा है, एक हाइड्रोजन दे रहा है, 2 हो गए ना, साझा करके बना है आबंध। ठीक है, अभी कार्बन और हाइड्रोजन में ये है, कार्बन और नाइट्रोजन में कितने? इसके पास बाहरी कक्षक में 8 होने चाहिए टोटल, तो 2 इसने इधर बनाए, दो, दो, दो और 2,
तो ये तो किसी के साथ, इसके ऊपर तो कोई इलेक्ट्रॉन बचे नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन के पास मैक्सिमम 3 आबंध बन सकते हैं। तो दो, दो और दो, टोटल 6। तो नाइट्रोजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन दिखाओगे जितनी बार बनाओगे? तो देखो, अब नाइट्रोजन अगर ऐसे जुड़ा हुआ है तो उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए जाएंगे। नाइट्रोजन अगर ऐसे जुड़ा हुआ है तो उसके ऊपर, सॉरी, अब देखो, 2 इधर हो गए, एक इधर हो गया, बस 6 हो गया। 6 के ऊपर 2 8, 2 8, ट्रिपल बॉन्ड N, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 2 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन पे आ जाओ। ऑक्सीजन अगर ऐसे जुड़ा हुआ है, दोनों तरफ एक एक मतलब दोनों तरफ एक एक बॉन्ड बनाया है, तो 2 4 6 और 8, टोटल 8 हो गए। अगर ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा हुआ है तो भी ये वाले 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 3 आबंध नहीं बना सकता, याद रखना। क्यों नहीं बना सकता बाद में बताएंगे। नाइट्रोजन 3 बना सकता है। अब आगे वाला देखो, फ्लोरीन। फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है। तो कार्बन और फ्लोरीन, फ्लोरीन हमेशा एक ही आबंध से जुड़ेगा। 2 4 6 और 2 इसमें हो गए, टोटल 8 हो गए। देखो, ये वाले एटम्स को याद रखना, बहुत बार आते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, लुईस स्ट्रक्चर जब भी तुम्हें बनाने को बोलेगा, लुईस स्ट्रक्चर जब भी तुम्हें बनाने को बोलेगा, तो तुम्हें एटम के साथ ऊपर डॉट बनाने होते हैं, ठीक है। और किसके ऊपर कितने डॉट आएंगे वो मैंने तुम्हें दिखा दिए हैं। मैक्सिमम हाइड्रोकार्बन में सिर्फ यही लोग आते हैं। अब मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूं, देखो। जैसे मैंने ये एक बना दिया, बोलेगा इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाओ, ये हो गया इसका लुईस स्ट्रक्चर। 3 है, 6 और 2 8, इसमें टोटल 8। और जैसे मैंने ये बोल दिया CH3 CH2, इस पे मैंने फ्लोरीन लगा दिया, तो फ्लोरीन के ऊपर 2 4 6 और ये वाला 8। ठीक है। अब तुम्हें एक और मजेदार बात बताता हूं, लिखो पहले इसको। सिर्फ ये 3 चीजें याद रखने से तुम्हारा जीवन कितना आसान हो गया वो बताता हूं, देखो। पीरियोडिक टेबल मैंने बताई थी पिछली बार, कुछ हल्की सी। याद है, मैंने एक बड़ा सा डब्बा बनाया था, उसमें बहुत सारे कुछ लिख रहा था मैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वो सब लिख रहा था, याद है? तो देखो, इसको याद करने का तरीका ये होता है, हे ली ना ने, हे लीना ने कहा, रूबी सजी फिरे। ठीक है। तो ऊपर वाले इसको छोड़ो, इसके ऊपर कुछ नहीं लगेगा, ये भी मेटल है। मेटल के ऊपर तुम्हें डॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाइड्रोजन, अब देखो, हाइड्रोजन के बाद कौन आता है? हीलियम, 2 नंबर पे। ये वाला 1 नंबर पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेटा, मांगे, कार, सुंदर, बाप, रोए, बन गया। अब ये 3, ये 4 नंबर पे। ठीक है, इसको यहीं रहने दो। अब इसके बीच में आता है डी ब्लॉक, उसको नहीं छेड़ेंगे अभी, आगे पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, ठीक है। इससे आगे आता है 5 नंबर पे बोरोन। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, 5 नंबर। ठीक है। का, सी, गए, शंकर, प्रभु, ये 6 नंबर पे। ओ, नाइट्रोजन।
देखो, अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, नाइट्रोजन के ऊपर कितने डॉट लगते हैं? दो। तो नाइट्रोजन के नीचे जितने लोग हैं सब पे दो दो डॉट लगेगा। सॉरी, नाइट्रोजन पे देखो, फॉस्फोरस, ऑर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ऑक्सीजन पे ऐसे दो डॉट लगाए थे। सॉरी, नाइट्रोजन पे एक डॉट लगाया था, ऑक्सीजन पे दो डॉट लगाया था। दो डॉट लगाया था मतलब दो आबंध बना सकता है, दो डॉट पड़े रहेंगे इसके पास। तो ऑक्सीजन के नीचे जितने लोग हैं सब पे दो डॉट, इनके ऊपर तीन डॉट लगाया था, तो इसके नीचे जितने लोग हैं उन सब पे तीन डॉट लगेगा। आसान हुआ कि नहीं जीवन? सबको नहीं याद रखना है, ये याद रखो किसके ग्रुप में है। इन्हें क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। ये जो कॉलम है ना, इनको ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप्स, समूह है। और इसको बोलते हैं फर्स्ट ए ग्रुप, इसको बोलते हैं सेकंड ए ग्रुप। ये 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th। अब ध्यान से देखो, इसको याद रखना है ऐसे सीक्वेंस में, इससे तुम्हें जल्दी जल्दी लिख पाओगे। और दो चार बार बना के देखोगे तो याद हो जाएगा कौन सा किसके ग्रुप में आता है। और एक चीज ध्यान रखना, 1 से 30 तक के एलिमेंट तुम्हें बिना किसी मेहनत के याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। कम से कम 10 तो याद होने ही चाहिए। 10 याद रहेंगे तो आसानी रहेगी कौन सा किस ग्रुप का है, और नीचे वालों में, उसके जो नीचे ग्रुप में है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, लिखो भाई इसको। और इस पूरी चीज को बोला जाता है आवर्त सारणी। दिखाई दे रहा है? देखो इसमें क्या होता है, स्कैंडियम, टाइटियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, निकल, कॉपर, जिंक। अब ये सेकंड ईयर लाएंगे एसी, टी जरा हाफ, ऐसे करके। सबके अपने अपने तरीके होते हैं याद रखने के, ठीक है? तो तुम अपने अपने कुछ भी बना सकते हो, तुम्हें याद रहना चाहिए बस। लेकिन ये लिखवाने का अपना मतलब क्या था अभी? ये लिखवाने का मतलब सिर्फ इतना था, किसके ऊपर कितने डॉट हैं, किसके ऊपर कितने डॉट हैं, और उस ग्रुप के नीचे वाले लोगों में भी उतने ही डॉट लगेंगे। तो देखो अभी तुम लोगों ने क्या सीख लिया है? तुम लोगों ने सीखा है अभी तक स्ट्रक्चर्स को कैसे दिखाते हैं, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन देख लिए हैं, कंडेंस फॉर्मूला देख लिए हैं, एक दूसरे को आपस में बदलना देख लिया है, और लुईस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं वो देख लिया है। एक्सरसाइज सोल्व करोगे? देखो मैं एक सवाल लिख के दिखाता हूं। उदाहरण 8.4 देखो, इसने क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित संगणित सूत्रों को पूर्ण संरचना, ये बोल रहा है कि इसको फुल फॉर्म में खोल के लिखो। खोल के बनाओ। इसने लिखा है, इन जो मैंने ये कंडेंस फॉर्मूला लिखे हैं इनको पूरी तरह खोल कर लिखिए। दो सवाल है उसमें से एक मैं करवा देता हूं, ठीक है? और फिर उदाहरण 8.5 इधर बोल रहा है, निम्न यौगिकों का संरचना सूत्र संगणित रूप में लिखिए तथा उनका आबंध रेखा सूत्र भी दीजिए। लाइन फॉर्मूला पूछ रहा है, बता दो। ये बोल रहा है इसको तो सबसे पहले तुम्हें कंडेंस फॉर्म में लिखना है, ठीक है? उसके बाद इसका लाइन स्ट्रक्चर बनाना है, और उसमें जो ये कंडेंस फॉर्मूला दिया हुआ है इसको ओपन करना है। मैं इसका आंसर लिखने की कोशिश करता हूं, तुम लोग बताना सही है कि गलत है। ए, बी वाला देखो।
कौन से वाला सही है, बताओ। सर दोनों सही है। मैंने क्या बोला, खोल के लिखना है। इसके अंदर ये कार्बन के ऊपर कितनी चीजें जुड़ी हुई हैं, खोल के लिखी तुमने? यस सर, लिखे हैं। कहाँ लिखी है? कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन लिख दिए मैंने एक साथ। अरे इनमें से 3 ऑप्शन में से मैंने पूछा कौन सा सही है, ए बी और सी। अब बताओ कौन सा सही है? सर पहला वाला सही है। दूसरे वाला क्यों सही नहीं है? कुछ सोच के तो टिक किया होगा ना, ऐसे थोड़ी आंख बंद करके टिक कर दिया। सर देखो सर आप कह रहे थे ऑप्शन, ओपन खोलना है ना, तो इसीलिए पहला वाला सही। हाँ ऑप्शंस को टिक करने का दो तरीका होता है। एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं उनको टिक करने का दो तरीका होता है, या तो तुम एलिमिनेट करो या तुम पूरी तरह सोल्व करो। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें गलतियां पकड़ते चलो। जैसे मैंने इसको बोला पूरी तरह खोल के लिखना है, मैं नीचे गया कुछ खुला हुआ नहीं दिख रहा, काट दिया। इसमें कार्बन के साथ 3 चीजें कंडेंस फॉर्म में दिखी, काट दिया। 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। इसमें सब कुछ खुला हुआ दिख रहा है और एक चीज सही लगने लगी तो पूरे को चेक कर दे चलो, सब कुछ खुला हुआ है, ए सही हो गया। समझ में आया? सर वेरी गुड। अब अगला काम क्या है, इसको लाइन स्ट्रक्चर में बना के बताओ। तो ए और बी और सी में से इसका लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला कौन सा है, बोलो। सर दूसरा बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है, सर और तुम क्या बोल रहे हो? सर मेरा तीसरा वाला है। तेरा तीसरा वाला है। ये जो लड़की बैठी हुई है कैमरे के सामने सिर्फ एक, उसका क्या आंसर है? हाँ पहला वाला। पहला वाला। तो इसका मैंने क्या बोला था, लाइन रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, ना कार्बन दिखेगा ना तुम्हें हाइड्रोजन दिखेगा, लाइन दिखेंगी। लाइन दिखेंगी सिर्फ मुड़ी हुई। और हर एक मोड का मतलब क्या होता है, कार्बन। बताया था कि नहीं? यस सर। चलो इसका लुईस स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताओ, बोलो। इसको इधर लाओ और मैं इसका एक और ऑप्शन बनाता हूं, मुझे बताना वो सही है कि नहीं। ए बी सी कौन सा सही है? सर मेरा सी वाला सही है। तो नहीं मेरा सी वाला नहीं, नया वाला। नया सवाल है, इसका लुईस स्ट्रक्चर बताओ। सर बी। ये लड़का एक बोल रहा है बी वाला सही है, सर मेरा भी बी वाला सही है। और दूसरी लड़की जो बची है उसका क्या है? सर बी वाला कह रही है। चलो तुम तीनों का सही है, यही वाला सही। शाबाश, इतना सवाल समझ में आ गया मतलब तुम लोगों को। यस सर। वेरी गुड, सोल्व हो रहा है। हाँ हो रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो ये तुम्हारा एक उदाहरण सोल्व हो गया है। पेपर में भी ऐसे ही पूछेगा, सरल सरल एकदम आसान आसान सवाल होते हैं। अब देखो, अब क्या बोल रहा है, मुझे इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखना है। बताओ इसका कंडेंस फॉर्मूला, मैं ऑप्शंस देता हूं। बताओ ए बी और सी में से कौन सा सही है, और इसको खुद को डी मान लो तुम। ए बी सी डी में से कौन सा सही है, बताओ। सर क्वेश्चन कौन सा है इसमें? क्वेश्चन ये है, जो डी वाला ऑप्शन है ना, जो डी वाला ऑप्शन है वही तुम्हारा सवाल है। और उस सवाल में पूछा है कि इसका कंडेंस फॉर्मूला बताओ। कंडेंस फॉर्मूला मतलब समझते हो, एकत्रित, एक जगह एकत्रित किया हुआ।
समझ में आ रहा है? सर अलसरान का बी वाला है। इसका बी वाला आंसर है तुम्हारा। बी वाला ठीक है। वो जो लड़की बोल रही है उसका सर क्लियर नहीं है मुझे। क्लियर नहीं है तो क्लियर करो। मैंने क्या पूछा तुमसे? कंडेंस फॉर्मूला बताना है। कंडेंस मतलब एकत्रित। तो इनमें सब में तुम्हें एकत्रित कौन लग रहा है? बताओ। सबसे ज्यादा एकत्रित कौन लग रहा है? जिसमें सबसे, देखो, मैं पहला। चीजें, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, मैं फिर इसको और कंडेंस कर दे रहा हूं, इसको ऐसे लिख रहा हूं, तो वो एकत्रित होता जा रहा है ना एक जगह। हाँ। तो आप बताओ आंसर कौन सा है? सी वाला। सर सी वाला है। डी वाला क्यों नहीं है ये बताओ। क्योंकि वो क्वेश्चन ही है। क्या नहीं है? क्वेश्चन है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन है इसका मतलब वो आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं तुम्हें बोलूं इसी, मैं तुम्हें आंसर लिख के बोल दूं कि इसको चेंज करके बताओ, तो अगर वही क्वेश्चन है तो वही आंसर भी तो बन जाएगा ना फिर। तो ये तो कोई लॉजिकल तरीका नहीं हुआ इसको एलिमिनेट करने का। सोच के बताओ। सर आप बता दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये वाला नहीं आ रहा तो हम बता देते हैं। अब इसकी तरफ आओ, देखो। और ये तुम्हारा सवाल था, OH के बाद कितने CH2 हैं? OH के बाद कितने CH2 हैं? 3। 3। तो मैंने इसको एकत्रित करके यहां पे क्या लिख दिया? 3। 3। इसके बाद कितना CH3 है? 1, 2। यस सर। इसको एकत्रित करके कितना लिख दिया? 2। इधर एक CH3 है, एक CH3 है, तो एकत्रित करके लिखा कि नहीं? यस सर। तो एकत्रित करने का मतलब समझ में आया? आ गया। वेरी गुड। सर आंसर यही तो बताए थे। हाँ तुम बताए तो यही थे, लेकिन तुमने ये नहीं बताया ना ये क्यों है। लेकिन मार्क्स तुम्हें पूरे मिलेंगे, चिंता मत करो। मार्क्स पूरे मिलेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें पता तो होना चाहिए। अपना पहला टारगेट क्या है? नंबर लाना। दूसरा टारगेट क्या है? समझ में आना कि क्यों हो रहा है वो। तो पहले टिक कर दिया, लेकिन अब समझ तो लो ये क्यों हो रहा है। नहीं कल को ऐसे ही आंख बंद करके लगाओगे, गलत हो गया तो? यस सर। है ना? पता भी होना चाहिए क्यों हो रहा है। अब इसका मुझे तुम लाइन स्ट्रक्चर बताओ। उसने सवाल में पूछा लाइन स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। तो ABCD में से इसका लाइन स्ट्रक्चर कौन सा सही है? बताओ। सर दूसरा वाला। दूसरा वाला। पहले वाला क्यों नहीं है? सर क्योंकि कार्बन को लाइन पर नहीं दिखाया जाता इसलिए। तो इसको मैंने क्या दिखाया है? आप बता दो चलो। सर ऊपर तो लगे हैं ना कार्बन। हाँ ऊपर कार्बन लगे हैं। ये सही तरीका है एलिमिनेट करने का। देखो, CH3 लिख दिया ना, तो एटम तो लिखना ही नहीं होता है साथ में। अपार्ट फ्रॉम, देखो, कार्बन और हाइड्रोजन को तो दर्शाना ही नहीं है लाइन स्ट्रक्चर में, हमेशा याद रखना। तो दूसरा वाला ही बचा है। सवाल हल हो गए। अब तुम्हें पढ़ाते हैं कार्बन का 3D रूप। 3D रूप क्या होता है ये समझ में आ गया ना? आ गया सर। चलिए आगे चलते हैं। अब इससे आगे एक चीज पढ़ते हैं हम, 3D स्ट्रक्चर्स। 3D का मतलब क्या होता है, 2D का मतलब क्या होता है, 1D का मतलब क्या होता है, सब बताते हैं। अभी कार्टून देखते हो कभी? यस सर देखते हैं। देखते हो वो ऊपर से गिरता है तो वो चपटा हो जाता है एकदम, पता है तुम्हें? कोई भी कार्टून में वो ऊपर से गिरता है, दीवार में टकराता है तो एकदम एकदम चपटा हो जाता है ना। यस सर। है ना? यस सर। तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं 2D फॉर्म।
क्या बोलते हैं? 2D फॉर्म। और जो फूलने के बाद जो बन जा रहा है वो क्या है? 3D। अब मैं तुम्हें इसे आसान भाषा में समझाता हूं। तुम लोग कौन सी फॉर्म में हो अभी? 3D में। तुम्हें अगर मैं पकड़ के पिचका दूं ऐसे एकदम, ठीक है, तो वो तुम कौन सी में चले जाओगे? 2D में। बताता हूं कैसे, देखो। 1D, 2D, 3D तीनों चीजें बताता हूं। ये लाइन है, ये 1D है। इसकी दो डायरेक्शन हो गई हैं, ये 2D है। मतलब इसकी सिर्फ लंबाई है। इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो। ऐसा तो है नहीं कि मैं बोल रहा हूं बोर्ड पे कार्बन को लिख दिया। जैसे मैंने, तुम्हारा क्या नाम है? किसी का भी एक का नाम बताओ। राजनंदिनी। पता नहीं, मैं छोटा सा नाम लिख देता हूँ। राजनंदिनी सुना है मुझे, मैं राज लिख देता हूँ एक बार। ठीक है। तो सुनो, मैंने ये बोल दिया तुम में से एक ये है, मैंने बोल दिया। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम बोर्ड पे ऐसे चपटे दिख रहे हो तो तुम ऐसे हो गए। ऐसे नहीं हुए ना। हकीकत में तुम कैसे हो? जो तुम मुझे दिख रहे हो हकीकत में वैसे ही हो ना। तुम लंबे भी हो, तुम थोड़े मोटे भी हो, तुम्हारी थोड़ी चौड़ाई भी है, सब है ना? है कि नहीं? सब सब चीजें हैं तुम्हारे अंदर। तो ऐसे ही तुमने कार्बन और हाइड्रोजन को बोर्ड पे तो ऐसे लिख दिया, लेकिन हकीकत में वो हाइड्रोजन और कार्बन ऐसे थोड़ी ना होंगे। है कि नहीं? हकीकत में हाइड्रोजन और कार्बन ऐसे नहीं होंगे ना। तो 3D का मतलब क्या है? कि हकीकत में जैसे तुम लोग हो, बोर्ड पे लिखना अलग है, और तुम लोग हकीकत में जैसे दिखाई दे रहे हो, वैसे ही कार्बन और हाइड्रोजन को हकीकत में हम लोग अभी समझेंगे कि वो लोग कैसे दिखाई देते हैं। समझ में आया? पक्का? चलो दिखाते हैं तुम्हें अभी। अब देखो, इस टॉपिक में तुम लोग कैसे दिखाई देते हैं वो तो तुम समझोगे ही, लेकिन बोर्ड के ऊपर ही। लेकिन देखो, कुछ कुछ लोगों की पेंटिंग अच्छी होती है ना, ड्राइंग अच्छी होती है। अगर वो लोग ड्राइंग करेंगे तो तुम लोग का एकदम हूबहू चेहरा वेहरा सब बना देंगे, ठीक है। और उससे पेंटिंग में तुम्हें पता लगे, फोटो समझ में आता है ना तुम लोगों को? फोटो, मैं फोटो दिखा दूंगा तो तुम लोगों को पता लगेगा कि अच्छा ये ऐसा दिखता है ना? फोटो ले सकते हो ना तुम? फोटो से तुम्हारी गहराई, मोटाई, लंबाई सब पता लग जाएगा। तो वैसे ही तुम कार्बन कैसा होता है 3D में, और उसको 2D में कैसे लिखते हैं, 3D की चीज को 2D में लिखना, वो सीखेंगे हम। 3D रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया हम क्या करने वाले हैं अभी? पहले तो ये दिमाग में सवाल साफ होना चाहिए कि हम अभी पढ़ने क्या वाले हैं। तुम्हें याद है मैंने कल दो बॉन्ड बताए थे तुम लोगों को? कल नहीं, पिछली क्लास में एक बॉन्ड मैंने बताया था, अगर इसको लिखते हैं तो तुम्हारी तरफ निकल के आ रहा है और एक तरफ मेरी तरफ है वो। वेज बॉन्ड और डेस बॉन्ड मैंने बोले थे, याद है? है ना? वही दो बॉन्ड को यूज करके हम 2D में 3D को दर्शाते हैं। बोला था ना मैंने, वो इंपॉर्टेंट चीज है पिछली क्लास में। अभी वो उसके ऊपर पूरी कहानी चलेगी। तुम्हें याद है मैंने कुछ sp2 sp3 ये सब बोला था शुरू शुरू में? याद है? चलो, उसको यूज करने का समय आ गया।
देखो, बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, कौन हुए? बहुत सारे साइंटिस्ट हुए एक्चुअली में। जैसे मैं हूं वैसे बहुत सारे लोग थे, जैसे तुम हो वैसे बहुत सारे लोग थे। तो कुछ कुछ लोगों ने क्या बताया, मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बातें बताई। और तुम्हारी समझ के लिए तुम इतना मान लो, इतना मान लो कि ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, जितने भी एटम एलिमेंट होते हैं ना, वो 3D में कैसे होते हैं? तुम में किसी ने कंचे खेले हैं बचपन में? देखे तो होंगे कम से कम। तो 3D में ये लोग ऐसे दिखते हैं, एक बार के लिए इतना मान लो। समझ में आया? तो तुम्हें पता होगा वो गोल गोल दिखते हैं, एकदम गोल नहीं होते हैं, थोड़े थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं ना ऐसे, कोई यस सर। छोटा। हाँ, है ना? तो कार्बन और हाइड्रोजन भी ऐसे ही होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, सब लोग ऐसा ही दिखते हैं। ठीक है? यस सर। और ये जब आपस में आबंध बनाते हैं 3D में, तो मान लो ये एक कंचा है, ठीक है? ये एक कंचा है। तो कोई कंचा बहुत बड़ा आता था जिसको तुम लोग मारने के लिए यूज करते थे ना, यस सर। है ना? तो वो वाला ये मान लो। तो जैसे ये आबंध कैसे बनाते हैं, ये एक है, ये हाइड्रोजन मान लो, ये कार्बन मान लो, 3D में आके ऐसे बॉन्ड बन गया। अब दूसरा मार्कर लूंगा मैं, दूसरी तरफ से हाइड्रोजन आके जुड़ गया, तीसरी तरफ से हाइड्रोजन आके जुड़ गया, ऐसे। ठीक है? और चौथी तरफ से हाइड्रोजन आके जुड़ गया, ऐसे। समझ में आया? ऐसे आके, ये जो मैं हाथ में पकड़ा हूं वहां पे क्या है? कार्बन है। और इसके बाहर आके हाइड्रोजन जुड़ते जा रहे हैं। कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं एक कार्बन से? 4। 4 से ज्यादा जुड़ेंगे नहीं, 4 जुड़ चुके हैं, देखो ऐसे। तो 3D में जो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे वो ऐसे दिखेंगे तुम्हें जब तुम देखोगे। तो दो आबंध मान लो तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, तो एक आबंध पीछे में ऊपर की तरफ दिखेगा और एक आबंध ऐसे नीचे की तरफ दिखेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं इसको ऐसे उल्टा कर दूंगा तो ये दोनों प्लेन में चले जाएंगे, देखो ऐसे। और एक ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा। तो ये सब, अब देखो तुम लोग पूछ लोगे, सर आपने ऐसे ही क्यों जोड़ा इनको आके, कि कार्बन के एक ऐसे ऐसे ऐसे। कार्बन पे मैंने एक ऐसे लगाया, एक ऐसे लगाया, एक ऐसे लगाया, एक ऐसे लगाया। तो कार्बन के ऊपर आके हाइड्रोजन जुड़ के क्या बनाएगा, कैसे स्ट्रक्चर बनाएगा, वो निर्भर करेगा किसके ऊपर? हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। मैंने तुम्हें बताया था, याद है? एक कार्बन पे अगर तीनों के तीनों आबंध, चारों के चारों आबंध सिंगल होंगे तो क्या बनेगा? 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो क्या बनेगा? sp3 बनेगा। याद है? तो sp3 के अंदर क्या हुआ? एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े या 4 भी कोई चीजें जुड़ी, तो जाके sp3 बना ना, 4 सिग्मा आबंध से। और sp3 दिखाई कैसा देगा? ऐसा। sp3 को हमेशा तुम लोग ऐसे दिखा सकते हो। इसका मतलब है ये हाइड्रोजन तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये हाइड्रोजन पीछे की तरफ जा रहा है। और ये दोनों कार्बन के प्लेन में है। तो हकीकत में sp3 लिखा है तुमने, उसका मतलब क्या है? कार्बन ऐसे दिख रहा होगा 3D में। समझ में आया? देखो तुमने कितने आबंध उससे हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लिया, है ना? अब तुम्हें पता लग गया 4 आबंध हैं। तुम्हें पता लग गया 4 सिग्मा है तो क्या बना है? 4 सिग्मा है तो sp3 बना है। तो sp3 कैसा दिखेगा? जैसे, चलो मैं तुम्हें आसान भाषा में बताता हूं। मैंने बोल दिया सुरेश है, ठीक है? sp3 क्या है? एक आदमी का नाम है, ये मान लो, एक आदमी का नाम है। लेकिन हकीकत में सुरेश का मतलब है कि वो दिखता ऐसा है।
तो जो अगर तुम sp3 बोलोगे उसका मतलब ये कार्बन है, ये सूर्य से ये ऐसा दिखता है। समझ में आया? ये ऐसा क्यों दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, ये सारी चीजें हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, ठीक है? वहां पे मैं तुम्हें एकदम डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी वो तुम्हारे लिए बहुत ऊपर से जाएगा, इसलिए बाद में बात करेंगे उस पर। एक बार छोटी छोटी चीजें सीख लो। उस चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग है जिसमें हम ये पढ़ने वाले हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ पूरे चैप्टर में आबंध के ऊपर ही बात होगी। जो तुम बोल दे रहे हो ना, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आबंध बन रहा है, तो वो आबंध कैसे बन रहा है, किस किस ने उस आबंध के बारे में बताया, उस आबंध का मतलब क्या होता है, उस आबंध में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सब सीखेंगे, ठीक है? अब मैंने बोला था 3 सिग्मा आबंध होंगे तो कैसा दिखेगा, कार्बन ऐसा दिखेगा, देखो। मतलब ये दोनों प्लेन में रहेंगे, एक पीछे की तरफ जाएगा और एक तुम्हारी तरफ आएगा। और कार्बन sp होगा मतलब 2 सिग्मा। ये ना तुम्हारी तरफ आएगा ना पीछे जाएगा, ये सिर्फ प्लेन में रहेगा। इस कार्बन को 3D में दर्शाओ, जिसके ऊपर मैंने स्टार लगाया हुआ है। तो कैसे दर्शाएंगे? इस कार्बन को पहले पकड़ो और उस पे देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने सिग्मा बंद है? 4। शाबाश, 4। 4 का मतलब, 4 का मतलब sp3, यही है ना? 4 का मतलब sp3, और sp3 का मतलब देखो, एक तरफ इस पे CH3 लगा हुआ है ये वाला, इस पे एक H लगा हुआ है ये वाला मान लो, इसके ऊपर एक OH लगा हुआ है, और इसके ऊपर एक CH3 CH2 लगा हुआ है। समझ में आया? यस सर। आना, वेरी गुड। चलो, एक और लिख के बताओ, तुम लोग लिख के बताओ अब मुझे, उसके बाद मैं तुमसे 2-3 सवाल करूंगा। ये वाले कार्बन के ऊपर मुझे 3D दिखाओ। ये वाले कार्बन पे कितने सिग्मा आबंध है? ये जो स्टार लगा हुआ है कार्बन के ऊपर, कितने सिग्मा आबंध है इसमें? 3। 3, वेरी गुड। अब 3 सिग्मा आबंध का मतलब क्या हुआ? sp2। और sp2 ये वाला है, यस सर। और इसमें एक तरफ हाइड्रोजन लगा लगा हुआ है, और इस पे एक तरफ CH3 लगा हुआ है, दूसरी तरफ भी CH2 CH3 लगा हुआ है। बन गया इसका 3D। बन गया कि नहीं? यस सर। समझ में आया? यस सर, आ गया। वेरी गुड, ठीक है, जाओ, थैंक यू सर। बाय बाय।